हमारे चैनल हिंदी ज्ञान पर एक बार पुनः हम आपसे जुड़ चुके एक नए वीडियो को साझा करने के लिए। आज के वीडियो में हम आपको समास पहचानने का ट्रिक बताएंगे। इस ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी परीक्षाओं में अगर किसी भी समास का उदाहरण दिया जाता है और अगर आपसे पूछा जाता है कि यह किस समास का उदाहरण है, तो उस दौरान आप इस ट्रिक के माध्यम से समास को आसानी से पहचान सकते हैं। यह हमारे लिए एक छोटा सा प्रयास है। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो कृपया आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें, जिससे कि आपके द्वारा हमें सपोर्ट मिलता रहे। तो आइए देखते हैं समास पहचानने के कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स को। हम यह जान लेते हैं कि समास कहते किसे हैं। तो समास की परिभाषा होती है कि परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल को हम समास कहते हैं, या दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नवीन शब्द के निर्माण की प्रक्रिया समास कहलाती है। पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जब हम दोनों पदों को अलग करते हैं, यानी पूर्व पद और उत्तर पद को जब हम अलग करते हैं, तो अलग करने पर अगर बीच में कारक चिन्ह आए, जैसे का, की, को, के लिए, में, पर, यह निकले, अगर अलग करने पर कारक चिन्ह निकले तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। जैसे रंगमंच, तो अगर हम इसको अलग करते हैं रंगमंच यानी रंग के लिए मंच, तो के लिए कारक चिन्ह आया, अर्थात यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। वनवास यानी वन में वास, में कारक चिन्ह है, अर्थात यहाँ तत्पुरुष समास होगा। नेत्रहीन यानी नेत्र से हीन, से क्या है, से भी एक कारक चिन्ह है, अर्थात यहाँ पर भी तत्पुरुष समास होगा। इसी प्रकार से अगर हम दूसरा समास देखें, जैसे अव्ययी भाव समास, तो जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हों, अर्थात जिनका पूर्व पद उपसर्ग हो, वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। जैसे उपसर्ग में अधिकतर आपको देखने को मिलेगा यथा, प्र, प्रति, नीर, आ, अन, भर। ऐसे जब आपको उपसर्ग दिखाई दे तो आप आंख बंद करके अव्ययी भाव समास टिक करें और वह आपका सही भी होगा। तो आइए देखते हैं उदाहरण इसका। जैसे यथाशक्ति। यथाशक्ति, यथा क्या है, एक उपसर्ग है, अतः यहाँ पर अव्ययी भाव समास हुआ। इसी प्रकार से प्रतिदिन। प्रतिदिन में प्रति क्या है, एक उपसर्ग है, अर्थात यहाँ पर भी अव्ययी भाव समास हुआ। इसी तरह से भरपेट यानी भर पेट, यह भी एक उपसर्ग आपको दिखाई दे रहा है, अर्थात यहाँ पर भी अव्ययी भाव समास होगा। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास यानी कर्मधारय समास को पहचानने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास जो होते हैं वो मिलते जुलते समास होते हैं, इसलिए कर्मधारय समास को पहचानने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है। परंतु कर्मधारय समास की जैसे कि परिभाषा आप जानते हैं कि जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है, वह कर्मधारय समास होता है। अब इसे पहचानने का ट्रिक क्या है कि शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। पहले शब्द के द्वारा दूसरे शब्द की विशेषता बताई जाती है, यानी जो पूर्व पद होता है वह उत्तर पद की विशेषता बताता है। या तो आप यह भी कह सकते हैं कि आप अगर कैसे लगाकर प्रश्न करो, अगर आपको उत्तर मिल जाए तो वहां पर कर्मधारय समास होगा। जैसे कि उदाहरण एक देख रहे हैं आप, मृग नयन, यानी दूसरा पद नयन है। अब यदि कैसे लगाकर प्रश्न करें कि नयन कैसे हैं, तो आपको उत्तर मिलेगा कि मृग के समान हैं, या मृग के समान नयन, यानी पहले पद के द्वारा दूसरे पद की विशेषता बताई जा रही है कि नयन कैसे हैं, तो मृग के समान हैं। यानी अगर आप इसमें कैसे लगाकर प्रश्न करें तो अगर आपको उत्तर मिलता है तो वहां पर कर्मधारय समास होगा। जैसे नीलांबर, नील प्लस अंबर, यानी अंबर कैसे हैं, तो नीले हैं, अंबर कैसे हैं, तो नीले हैं। काली मिर्च, मिर्च कैसी है, अर्थात काली है, अर्थात यहाँ पर भी कर्मधारय समास होगा। जैसे नीलांबर हुआ, काली मिर्च हुआ, लाल मिर्च हुआ, तो लाल मिर्च में आप अगर प्रश्न लगाते हैं कि मिर्च कैसे हैं, तो
लाल हैं। तो यहाँ पर आपको उत्तर मिल रहा है, तो वहां पर कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में योजक का चिन्ह लगा हो और विग्रह करने पर और आए तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। जैसे लेन और इसके बीच, लेन देन के बीच में एक योजक चिन्ह लगा है और अगर हम विग्रह करें तो लेन और देन। दाल रोटी के बीच में योजक चिन्ह लगा है और अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो दाल और रोटी आता है। इसी प्रकार से लाभ और हानि के बीच में योजक चिन्ह लगा है, अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो लाभ या हानि। तो यहाँ पर क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। यह क्या होते हैं? यह इसका पूर्व पद और उत्तर पद या तो एक दूसरे के विलोम होते हैं या एक दूसरे के पूरक भी होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि द्वंद्व समास में योजक चिन्ह नहीं लगा होता है तो वहां पर पहचानना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। जैसे कि अगर लिखा जाए देवासुर, देवासुर यानी देव असुर, देव असुर एक दूसरे के विलोम हैं तो वहां पर भी द्वंद्व समास होगा। तो ऐसे उदाहरणों में आप कंफ्यूज न होइएगा, बल्कि आप उसको अलग करिए, यानी कि उसका पूर्व पद और उत्तर पद आप एक दूसरे के विलोम होते हैं या एक दूसरे के पूरक होते हैं, वहां पर भी द्वंद्व समास होता है। परंतु जहां पर एक ही जैसे शब्द योजक चिन्ह लगे हों, बीच में योजक चिन्ह लगा हो और एक ही जैसा शब्द दो बार आए, जैसे धीरे धीरे, तो यह क्या होगा? अव्ययी भाव समास का उदाहरण होगा। समास का उदाहरण होगा, यानी कि योजक चिन्ह लगा हो और उसको विग्रह करने पर और आए तो वहां पर क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। आपने पढ़ा, या पूर्व पद और उत्तर पद एक दूसरे के विलोम हो या एक दूसरे के पूरक हो तो वहां पर भी द्वंद्व समास होता है। जैसे देवासुर, एक आपको उदाहरण दिया गया, देवासुर यानी देव असुर, या एक दूसरे के क्या है? विलोम है, तो वहां पर द्वंद्व समास होगा। परंतु जब एक ही शब्द दो बार आए तो वहां पर और उसके बीच में भी योजक चिन्ह लगा हो तो वह क्या होगा? अव्ययी भाव समास का उदाहरण होगा। द्विगु समास। द्विगु समास जो है, इस समास में पहला पद क्या होता है? संख्या होता है और समूह का बोध होता है इससे। जैसे पंचवटी, पंच क्या है? एक संख्या का बोध करा रहा है यह वर्ड, तो यहाँ पर क्या होगा? द्विगु समास होगा। द्विगु समास को आप आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि इसका जो पूर्व पद होता है वो संख्या का बोध कराता है। जैसे नवग्रह, चौराहा, त्रिभुज, त्रिभुज यानी तीन भुजाओं का समूह, चौराहा यानी चार राहों का समूह। तो यहाँ पर पहला जो है चौ, यह क्या है? चार, त्रि तीन, नौ नौ, पंच यानी पांच, यह सब क्या है? संख्या का बोध कराते हैं, तो वहां पर क्या होगा? द्विगु समास होगा। बहुब्रीहि समास अब अंत में बचता है बहुब्रीहि समास, तो इसमें अधिकतर देवी देवताओं के नाम आते हैं। जैसे त्रिनेत्र, तो त्रिनेत्र अगर आप जैसे उदाहरण सुनते हैं त्रिनेत्र, तो यानी कि तीन नेत्र यानी शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। चक्रपाणी, जिनके हाथों में चक्र हो, अर्थात विष्णु। दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात दशानन यानी रावण के लिए कहा गया है। तो इसमें क्या होता है? बहुब्रीहि समास में इसमें अधिकतर देवी देवताओं के नाम आते हैं और यह जो उदाहरण होते हैं वह किसी विशेष अर्थ की तरफ संकेत करते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं त्रिनेत्र, तो तीन है नेत्र जिसके, अर्थात शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात इसमें दोनों पद न प्रधान होकर कोई दोनों पद प्रधान नहीं होते बल्कि एक किसी तीसरे की ओर संकेत करता है पद की तरफ, तो वहां पर हम क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है।